हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का एक ओवरव्यू लेंगे कि हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने उसमें किया था इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपके बिजनेस के अंदर जब हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकंड होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाने से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसका मेन मोटिव ही क्या है, पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, मन की शांति के लिए काम करते हैं। तो वो होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ही यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसे के लिए जो हम काम करते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब हम पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसके अंदर बिजनेस करते ही क्यों हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। बिजनेस होता क्या है? जहाँ पे या तो हम गुड्स को परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे या फिर परचेज करके सेल करेंगे। तो बिजनेस के अंदर मेन चीज़ क्या चलती है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और आपका मेन मोटिव क्या रहता है बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट अर्न करना बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। लोगों की नीड्स को कंप्लीट करके, जैसे जो भी उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उनकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे और हम उनसे पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आगे हम देखते हैं बिजनेस के। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, पैसा कमाने के लिए करते हैं। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। या तो जो पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, ओनर है, या तो वो प्रोड्यूस कर सकता है गुड्स, प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर क्या करेगा, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे परचेज करके उसको आगे सेल कर सकता है। थर्ड है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मेन जो वो होता है एक्टिविटी होती है वही क्या है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले प्रोड्यूस करेगा या परचेज करेगा, उसके बाद उन गुड्स को सेल कर देगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। जो ये डीलिंग्स चलती हैं परचेज सेल वाली, ये रेगुलर बेसिस पर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 महीने बाद कोई फर्नीचर सेल कर दिया तो वो बिजनेस है, नहीं। आपका बिजनेस क्या होता है, जहाँ पर आप उस तरह की एक्टिविटीज़ रोज़ करते हो। जैसे अगर किसी का कपड़े का बिजनेस है तो वो डेली उस कपड़े को क्या करता है, सेल भी करता है और अपना नया स्टॉक मंगवाता भी रहता है, परचेज भी करता रहता है। तो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए ये एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। हर कोई जो भी बिजनेस कर रहा है उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। इसके अंदर आपको सर्टेनिटी नहीं है, मतलब पता नहीं है कि प्रॉपर रिटर्न्स आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब प्रॉपर प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस के अंदर एक रिस्क का एलिमेंट होता है। जो हमने लास्ट सेकंड किया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, ये क्या है, एक रिस्क ही है कि हम पैसा तो लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, पर हमें ये नहीं पता कि कल को हमको पैसे के ऊपर जो रिटर्न मिलने वाला है, मतलब प्रॉफिट मिलने वाला है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये थी फर्स्ट बिजनेस हमने किया। नेक्स्ट है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। प्रोफेशन, जब आप कोई प्रोफेशन के अंदर एंटर करते हो तो उससे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोफेशन में एंटर करने के लिए। ठीक है, कोई स्पेशल नॉलेज होगी या स्किल होगी जिसके बेसिस पर आप क्या करोगे, आगे अपनी जो लिविंग है या जो भी आप पैसा कमाओगे वो उसी के बेसिस पर कमा सकते हो। प्रोफेशन के अंदर हमारी जो एग्जांपल्स हैं वो क्या आएंगे, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ये सब क्या है, प्रोफेशंस हैं। डॉक्टर, अब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर के पास क्या है, एक स्पेशल नॉलेज है जिसके बेसिस पर वो इस प्रोफेशन में आया हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन के। नंबर 1 स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। आपको आपके काम की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हर एक प्रोफेशन के लिए अलग से एक क्या बना रखी है, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी बना रखी है, जो उस, जैसे कि अगर हम बात करें सीए की, तो इसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है ICAI। तो वो क्या है, एक रिप्रेजेंट करती है कि सारे के सारे सीए को वहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है, तभी वो उस प्रोफेशन के अंदर एंटर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट। आप किसी भी प्रोफेशन में एंटर करोगे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे मानने पड़ते हैं, अदरवाइज जो भी आपकी मेंबरशिप है या जो रजिस्टर आप हुए हो वो कैंसिल कर दी जाती है। जैसे डॉक्टर अगर अपने काम करने से मना करता है तो उसकी प्रैक्टिस कैंसिल कर दी जाती है। जैसे इस टाइम पर, कोरोना के टाइम पर, जब डॉक्टर्स ने मना किया कि कुछ डॉक्टर्स ने ऐतराज़ किया कि हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको भी हो सकता है, तो उस टाइम पर यही कहा गया कि इस टाइम पर अगर आप पीछे हटते हो तो आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं वो इनको सबको मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस मोटिव ओवर इंडिविजुअल प्रॉफिट। अब जैसे हमने बिजनेस के अंदर देखा कि हमारा मेन मोटिव ही क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रोफेशन जो ऐसे ही एक एक्टिविटी है जहाँ पर वो अपने प्रॉफिट को ऊपर लेकर नहीं चल सकते। उनका जो काम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इस टाइम पर उनको किसी टाइम पर उनको क्या करना पड़ता है, अपनी सर्विस मोटिव को आगे रखना पड़ता है अपने इंडिविजुअल जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब आप किसी के अंडर काम करते हो, कोई एम्प्लॉयर है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो वो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप होता है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट्स रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। कि हम किसी और के अंडर काम करते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सर्विस ओरिएंटेड। सबसे पहले तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके अंदर हम अपनी सर्विसेज देते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर हम गुड्स को सेल परचेज करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं। हम एम्प्लॉयर के जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जाते हैं, जो चीज़ आपको आती है, स्किल्स आपके पास हैं, उन स्किल्स के बेसिस पर आप उनको सर्विसेज देते हो और अपना काम करते हो। नेक्स्ट है सैलरी और वेजेस। रिटर्न में आपको क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन, सैलरी और वेजेस। नो कैपिटल रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वर्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर। अब आप एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो तो आपको सारा काम भी किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर के। टर्म्स एंड कंडीशंस। हर एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं दोनों तरफ से, वो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, टू टाइप्स के हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट है अर्निंग प्रॉफिट। हम बिजनेस करते ही क्यों हैं, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्रिएट हो ताकि इन फ्यूचर आपकी रेपुटेशन बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाओ, प्रॉफिट अर्न कर पाओ। नेक्स्ट है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया करना। हम बिजनेस करते हैं कुछ नया मार्केट में लाने के लिए। तो अगर आप कुछ नया मार्केट के अंदर लेकर आते हो तो उससे आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर वैसा प्रोडक्ट आपको कोई कस्टमर को कोई भी ऑफर नहीं करता और आप लेकर आए हो तो सारे आपका ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे, तो जिससे आपकी क्या होंगी, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम जो भी क्या रिसोर्सेज हमने बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, इसीलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। और लास्ट है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्शन है या फिर जो हम रिटर्न्स कमा रहे हैं उसको इंक्रीज कर पाएँ, उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ये भी हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आएगा, नंबर 1 है सोसाइटी के लिए जो हम कर रहे हैं। नंबर 1 क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, कि हमको गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए फेयर प्राइसेस पे। ऐसा ना हो कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है आप 50 रुपये का सेल कर रहे हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो गया प्रॉफिट का। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 50 में उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स सेल करें और साथ ही साथ फेयर प्राइसेस पे, मतलब आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो पर इतना ना रखो कि आप जो सामने वाले पर्सन को कर रहे हो वो एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम क्या करते हैं, बिजनेस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट लोगों को देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हों, अपना काम कर रहे हों, अपनी इनकम अर्न करें और अपना जो भी खर्चा है वो निकाल सकें।
नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलफेयर, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनको टाइम से सैलरी देना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना, ये भी एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी होती है जो हमारे आसपास का एरिया है, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो कम्युनिटी है। अब हमारे बिजनेस की वजह से किसी को हार्म नहीं पहुँचना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है कि हम कम्युनिटी को सर्विस प्रोवाइड करें, उनको हार्म ना करें। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब कहते हैं कि प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर, कि अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो क्या हो जाएगा, और अगर कमाओगे तो क्या हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट अच्छा कमाते हो तो फर्स्ट है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, आपको हेल्प करेगा लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए। आपका बिजनेस, अगर आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो आपका बिजनेस मार्केट के अंदर टिका रहेगा। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हो। पहले एक प्रोडक्ट में काम कर रहे हो तो कल को 2 प्रोडक्ट में काम करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तभी। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए या बिजनेस के लिए। वो एक्सपर्ट्स होंगे, अच्छे से डिसीजन लेंगे, मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाएगी। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए मार्केट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। और लास्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अगर आप और प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमा के हम अपने बिजनेस में डाल देंगे, और फिर जैसे जैसे बिजनेस में पैसा डालते जाएंगे हमारे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर प्रॉफिट बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन मोटिव ही क्या है कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। नेक्स्ट आती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़? 2 टाइप की हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो हम पहले इंडस्ट्री को कवर कर लेते हैं, फिर कॉमर्स को कवर करेंगे। इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पर हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो 3 तरह की इंडस्ट्रीज गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर 2 हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब प्राइमरी इंडस्ट्री आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, एक्सट्रैक्टिव जहाँ पर आप क्या करते हो, लैंड में से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कोल हो गया, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब चीज़ें आप क्या करते हो, किस में से निकालते हो, लैंड में से निकालते हो। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो होती हैं जहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलता है, आप ज़मीन में से निकालते हो। सेकंड है जेनेटिक। जेनेटिक जो होता है वो होती हैं जहाँ पर आप एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हो गए आप, या फिर डेयरी होती हैं जो जहाँ पर आपको दूध मिलता है। तो ये वाली जो होती हैं जेनेटिक, यहाँ पर एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स से रिलेटेड आपको क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को क्या करती है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर या सेमी फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज 2 टाइप की हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो क्या करेगी, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके उस पर प्रोसेसेस करेगी और उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगी। और कंस्ट्रक्शन जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जैसे हम रोड्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको 4 पार्ट्स गिवन हैं। नंबर 1 है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल के अंदर क्या होता है, जब आप एक ही रॉ मटेरियल से 2 या 2 से ज़्यादा तरह के आप प्रोडक्ट निकालते हो, वो होती है एनालिटिकल। नेक्स्ट है सिंथेटिकल, जहाँ पर आप 2 या 3 से ज़्यादा से रॉ मटेरियल यूज़ करके एक ही प्रोडक्ट बनाते हो, वो होती है सिंथेटिकल। देन है प्रोसेसिंग, जिसके ऐसा रॉ मटेरियल जिसके ऊपर अभी बहुत सारी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, तब वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आती है। और लास्ट है असेंबलिंग, जहाँ पर आप छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल करते हो और एक नया प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे अब कार बनाने वाला हर एक चीज़ खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, टायर कहीं से लेकर आएगा, और कार की जो भी अदर मटेरियल्स है, मेटल कहीं से लेकर आएगा। तो ये सब क्या होगी, असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा। तो ये तो था इंडस्ट्री के बारे में। अब हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, जहाँ पर टोटल एक्टिविटीज़ आती हैं परचेज सेल से रिलेटेड, और जो भी हमको दिक्कतें आती हैं वो सब भी किस में आ जाती हैं, कॉमर्स के अंदर। उनको रिमूव करना, जो भी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं हम। 2 पार्ट्स में है। नंबर 1 है ट्रेड। ट्रेड होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। और नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, जो भी दिक्कत अगर आपको परचेज सेल करने में आती है उन दिक्कतों को रिमूव करना, उन परेशानियों को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड हो गए परचेज सेल, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या हो गया, परचेज सेल में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिमूव करना क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जब हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को मिला देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉमर्स। ठीक है, तो पहले ट्रेड देखते हैं। ट्रेड टू टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जब आप अपने ही कंट्री के अंदर ट्रेड करते हो, परचेज सेल करते हो, तो वो इंटरनल ट्रेड है। जैसे अगर आप इंडिया में परचेज सेल कर रहे हो, वो इंटरनल ट्रेड है। और एक्सटर्नल कौन सा होगा, जब आप इंडिया से बाहर जाकर कहीं सेल करोगे तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। अब इंटरनल ट्रेड के अंदर दो पार्ट्स हैं, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल कौन सा होता है, जब आप लार्ज क्वांटिटी के अंदर गुड्स परचेज करते हो और आगे सेल करते हो, तो जहाँ पर वो सेल भी किस में करेगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर ही करेगा। तो होलसेल हो गया जहाँ पर लार्ज क्वांटिटी बल्क के अंदर गुड्स परचेज सेल किए जाते हैं, और रिटेल में जहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड्स को परचेज सेल किया जाता है, लेकिन जो आपको ज़्यादा वैरायटी मिलती है वो रिटेल के बिजनेस में मिलती है एज़ कम्पेयर टू होलसेल बिजनेस। ठीक है, एक्सटर्नल में करते हैं। एक्सटर्नल में नंबर 1 है इंपोर्ट। जब आप किसी और कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर गुड्स मंगवाते हो वो होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, जब हम अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहीं पर और सेल करते हैं किसी और कंट्री में, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और लास्ट है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है, जब आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट करते हो और आगे उसे किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हो। हमने किसी और कंट्री से, मतलब चाइना से कोई गुड्स मंगवाए हैं और उसको आगे किसी और कंट्री के अंदर सेल कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एंट्रीपोर्ट। ठीक है, तो ये था ट्रेड के बारे में। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अभी हमने किया कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको ट्रेड करते हुए, परचेज सेल करते हुए, उनको रिमूव करना, तो वो देखते हैं। अब क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नंबर 1 है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हमने गुड्स परचेज सेल करने थे, एक दिक्कत आई कि गुड को जो आप गुड्स हैं उनको प्लेस तक कैसे पहुंचाओगे, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, जहाँ पर वो कंज्यूम होनी है गुड्स, वहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे। तो उस टाइम पर हमारे पास क्या आया, ट्रांसपोर्टेशन, कि हम गुड्स को किस तरह से पहुंचा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जहाँ पर भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है हम गुड्स को वहीं तक क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं ईजिली। अब नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। गुड्स की प्रोडक्शन में और गुड्स को कंज्यूम करने में बीच में टाइम गैप आ जाता है। जैसे गुड्स को आज हमने प्रोड्यूस कर दिया तो आज ही तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर लेंगे, हम उसको कंज्यूम करेंगे आज से 2 महीने बाद। तो जो ये 2 महीने का टाइम पीरियड है, तब वो गुड्स कहाँ पर पड़े रहेंगे, उसकी प्रॉब्लम जो से सॉल्व की वो किसने की, वेयर हाउसिंग ने। कि आप गुड्स को कहाँ स्टोर कर सकते हो, गोडाउन्स के अंदर स्टोर कर सकते हो, ताकि जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम गुड्स को वहाँ से लेकर आगे डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट है, अब हर एक बिजनेस के अंदर, ट्रेड के अंदर क्या है, रिस्क है। तो उसकी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व की वो किसने की, इंश्योरेंस ने। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ के अंदर आपको रिस्क लगता है उस चीज़ को इंश्योर्ड करवा देते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी सेट होंगी, अगर उस वजह से आपके गुड्स को कोई दिक्कत होती है, जैसे अगर हम कहें फायर इंश्योरेंस हमने करवा दिया, स्टॉक पड़ा था हमारा गोडाउन के अंदर और हमको डर था कि ये जल ना जाए, इसके ऊपर कोई फायर ना हो जाए, तो हमने क्या करवा दिया, उसका इंश्योरेंस करवा दिया। तो अगर अब आपके गुड्स को कोई भी हार्म होता है फायर की वजह से, तो उस जितना भी आपका नुकसान होगा वो आपको कौन पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो जो रिस्क वाली दिक्कत थी वो इंश्योरेंस ने दूर कर दी। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंसर। अब हर एक बिजनेस के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब इतना कैपिटल आए कहाँ से, तो उसकी प्रॉब्लम हमारी दूर की बैंकिंग ने, कि आप लोन्स वगैरह लेकर अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और लास्ट है एडवर्टाइजिंग। हम इतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं कि हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है और आपकी ये नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी किसने, एडवर्टाइजिंग ने। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस रिस्क। रिस्क हमको पता ही है कि जैसा हमने सोचा था, जब आपकी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो उसको हम रिस्क बोलते हैं। तो बिजनेस के अंदर क्या है, जब आपके प्रॉफिट्स जैसे आपने सोचे थे वैसे नहीं हुए या फिर आपको लॉसेस हो गए, वो होता है बिजनेस रिस्क। इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसकी अनसर्टेनिटी की वजह से आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स पर
इफ़ेक्ट आया, आपके प्रॉफिट्स कम हुए या फिर लॉस हो गए, ये होता है बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, रिस्क सबसे पहले तो होता ही किसकी वजह से है, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि अगर हमको सिचुएशन पहले से पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकते हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। जब हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं होते तो हमें क्या करना पड़ता है, रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल, तो जब हमको सिचुएशन ही नहीं पता, जब एट ए टाइम पर आपके ऊपर सिचुएशन आई है तो आप उसको अवॉइड तो कर ही नहीं सकते। आपका जो भी रिस्क होगा, जो भी आपके लॉसेस होंगे, वो आपको बियर करने ही पड़ेंगे। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, जैसे जैसे जितना बड़ा बिजनेस होता है उतनी ही ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि उतनी ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, उतने ही ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है रिस्क भी उस बिजनेस के अंदर ज़्यादा होगा। प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, अगर आप बिजनेस के अंदर रिस्क लेते हो तो आप कई बार बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी कमा सकते हो। रिस्क तो आपको हर जगह लेना ही पड़ता है, तभी आप प्रॉफिट्स कमा सकते हो। अगर पहले ही डर कर बैठ जाओगे तो आप कोई बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, आपका किस टाइप का बिजनेस है इस पर भी डिपेंड करता है रिस्क। अगर आपका बिजनेस जो है डेली रूटीन वाला है, आप जो गुड सेल करते हो वो डेली रूटीन वाले सेल करते हो, तो उसके अंदर आपका रिस्क कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर बिजनेस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिस्क, 4 टाइप्स के हैं, नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेज। एक एक करके हम करते हैं। नेचुरल कॉजेज, नेचुरल कॉजेज कौन से होते हैं, जो नेचर की वजह से होते हैं, जो एक मैन कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो कौन से होते हैं। नंबर 1 है सीजनल चेंजेस, सीज़न चेंज होने की वजह से, जैसे फ्लड वगैरह जो आ जाते हैं, सीज़न चेंज होने की वजह से अगर कोई भी दिक्कत आई और आपके बिजनेस पे उसका इफेक्ट आया, तो वो हमारी क्या है, बिजनेस रिस्क का पार्ट है, नेचुरल कोज है। जियोलॉजिकल चेंजेस, जो अर्थ के अंदर से अगर कुछ चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे अर्थक्वेक वगैरह होता है, तो वो उसकी वजह से अगर हमारे बिजनेस पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, अगर हमारे बिजनेस में कोई नुकसान होता है, तो वो हमारे जियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और लास्ट है अदर नेचुरल कैलेमिटीज़, इसके अलावा भी बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को हार्म पहुंचता है, नुकसान होता है, तो वो बिजनेस रिस्क का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉजेज, अगर आपके को जो नुकसान हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से। फर्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, जो आपका अकाउंटेंट था वही कोई हेर फेर कर गया, उसने कुछ क्या कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स के अंदर, तो उसकी वजह से अगर आपको लॉस बियर करना पड़ा तो वो ह्यूमन कॉजेज का एक होगा। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, किसी कस्टमर से आपने पैसे लेने थे, उसने पैसे आपको वापस नहीं दिए, तो वो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो ये एक क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, जो आपकी लेबर होती है, जो फैक्ट्रीज के अंदर काम करती है, वो अगर स्ट्राइक पर चले गए, आपने उनकी कंडीशंस को नहीं माना और उन्होंने स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन रुक गई, आपकी फैक्ट्री के ऊपर ताले लग गए, तो ये सब क्या है, जो आपकी प्रोडक्शन रुकी उसकी वजह से जो भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा वो भी बिजनेस रिस्क का पार्ट है। और लास्ट है वर्किंग केयरलेसली, अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करते हैं और उसकी वजह से कुछ टूट फूट हो जाती है और उसका नुकसान आपको बियर करना पड़ता है, तो वो भी बिजनेस रिस्क का पार्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज में कौन से आएंगे, जो इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से क्या होता है, आपको लॉस बियर करना पड़ता है। जैसे चेंज इन फैशन, आपके पास स्टॉक पड़ा था और उसका फैशन चेंज हो गया, अब वैसे वाले प्रोडक्ट हर कोई तो नहीं परचेज करेगा, मोस्टली लोग क्या चाहते हैं कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें, तो आपका जो पहले वाला स्टॉक था वो आपके पास ही पड़ा है, अगर वो नहीं बिकता तो वो तो आपका पैसा एक तरह से ख़राब हो गया, तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक कॉज है। चेंज इन प्राइस, अगर गुड्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, आपने कोई गुड्स 15 रुपये का परचेज़ किया था, अब उसका प्राइस 12 रुपये हो गया, अगर आप उसको 3 रुपये कम में सेल करते हो, तो वो जो 3 रुपये का आप नुकसान बियर कर रहे हो वो क्या है, बिजनेस रिस्क का पार्ट है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, अगर आपका कॉम्पिटिटर कुछ एक्टिविटी करता है और उसको देखते देखते आपको कुछ करना पड़ता है जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है या फिर आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो वो भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होगा। और लास्ट है प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, आप कस्टमर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी वजह से जो भी आपके प्रॉफिट्स में इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो भी आपका एक इकोनॉमिक कोज का पार्ट है। लास्ट है अदर कोजेज़, अदर कोजेज़ के अंदर क्या आएगा, नंबर 1 है नेचुरल कोजेज़। नेचुरल कोजेज़ कौन से होते हैं, जब आपके
रॉ मटेरियल के अंदर या मशीनरी के अंदर पहले से ही कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से प्रोडक्शन ही ख़राब हो गई, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई, तो ये क्या है, इसकी वजह से आपको नुकसान बियर करना पड़ेगा, वो बिजनेस रिस्क का पार्ट है। टेक्निकल कॉजेज़, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से आपकी पहले वाली मशीन जो है वो आउटडेटेड हो गई, अब आपको न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी, और जो आपके गुड्स पहले वाली मशीन से बने हुए हैं उसका रिस्क भी आप ही को बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल कॉजेज़, काम करते हुए अगर मशीनरी के अंदर कुछ दिक्कत आ गई तो उस टाइम पर जो आपकी प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट आएगा वो मैकेनिकल कॉजेज़ होते हैं। और लास्ट है मैनेजीरियल कॉजेज़, मैनेजमेंट के डिसीजन की वजह से कोई भी आपको रिस्क बियर करना पड़ता है तो वो मैनेजीरियल कॉजेज़ के अंदर आता है। वैसे हम ये सारी चीज़ें पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये सिर्फ अब एक ओवरव्यू था। थैंक यू।